हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन नाइन्स अकेडमी। मैं हूं आपकी सोशल मेंटर रिहाना लतीफ। बच्चों, कल मैंने आपको जो है फेडरलिज्म क्या हुआ करता है और टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में बताया था। साथ ही मैंने टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के दो टाइप्स आपको बताए थे, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है। उसके आगे का टॉपिक जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। कि जब हम इंडिया में फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं या हम टाइप्स ऑफ फेडरेशन की बात करा करते हैं, तो ऐसे कौन से हमारे यहाँ मेन पॉइंट्स या मेन फैक्टर माने जाते हैं जहां के कारण या जिसके कारण हम जो है इंडिया को फेडरल कंट्री में काउंट किया करते हैं। फेडरल कंट्री जो है जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है या टू या मोर पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, टू या मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जब हमें देखने को मिलती है, तो उस बेस पर हम इंडिया को जो है फेडरल कंट्रीज कहते हैं। अब फेडरल कंट्रीज कहने के पीछे रीजन क्या है वो यहाँ पर हमें जो है बताए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कि अगर हम इंडिया की बात करा करते हैं तो इंडिया को जो है यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। फेडरल कंट्री कहने का एक रीजन ये भी है कि अगर हम हमारे यहाँ इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम स्टेट्स को तो काउंट भी करा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कई तरह की जो है यूनियन टेरिटरीज को भी काउंट किया करते हैं। तो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट होने के कारण भी फेडरल कंट्रीज में काउंट किया जाता है। द इंडियन यूनियन इज अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ फेडरलिज्म। कि जो भी हमारे यहाँ भारत का जो संविधान हमारे यहाँ प्रिपेयर हुआ है या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं या फेडरलिज्म जिसे संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, तो संघात्मक व्यवस्था जो है हमारे यहाँ मेन प्रिंसिपल माने जाता है। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जा रही है तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म जो है हमेशा यूनियन गवर्नमेंट को माना जाता है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि इंडिया में जो है हम टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखा करते हैं, और उसी का हम जो है कि जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है और अपने वर्क को इजी गोइंग करने के लिए, वर्क को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर एक तरह की पॉलिसी में अच्छे से इम्प्लीमेशन हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने जो है टू टायर गवर्नमेंट के साथ थर्ड टायर गवर्नमेंट को भी हमने कंडक्ट किया है। अब हमारे यहाँ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो टू टायर गवर्नमेंट की अगर बात की जाती है तो वो है यूनियन या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम कहा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कंडक्ट हुआ करती है, हमारी कंट्री की जो कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, वहां से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट हुआ करती है और एंटायर कंट्रीज के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए उनके द्वारा वर्क किया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जितने भी 28 स्टेट्स की जब बात की जाती है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट है, चाहे महाराष्ट्र है, पंजाब है, तो हर एक स्टेट्स के जो सीएम जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं, उनके थ्रू जो है स्टेट गवर्नमेंट को देखा जाता है। तो जब भी हम फेडरल सिस्टम में बात करा करते हैं तो हम कई तरह की कैपिटल जो है यूनियंस को भी हम काउंट किया करते हैं, हम स्टेट को भी काउंट किया करते हैं, और जो हमारे यहाँ यूनियन कैपिटल जो हुआ करती है या यूनियन ऑफ स्टेट जिसे हम कहा करते हैं, वो हमारे यहाँ भारत के संविधान में उसको लिखा जाता है, उसे मेंशन किया जाता है। और इसीलिए हमारी कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्रीज जो है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे जो है टिकी हुई है। अगर बात की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टू टायर ऑफ गवर्नमेंट हमारे द्वारा जो है मेंशन की जाती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मैंने अभी आपको बच्चे बताया कि जब बहुत ज्यादा हमारे पास वर्क हो रहा है या हम ये चाह रहे हैं कि जो पॉलिसीज है हम एक अच्छी तरह से अपनी कंट्री का डेवलप्ड कर सके, और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, उसमें कई तरह के विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज हैं। तो विलेज, टाउन्स और सिटीज के डेवलपमेंट के लिए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है हमारे यहाँ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को कंडक्ट किया गया, जिसमें म्युनिसिपालिटी और पंचायत जिसका एग्जाम्पल माना जाता है, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। जहां किसी भी विलेज में, जैसे हम विलेज की बात करते हैं, सरपंच कंडक्ट है, कई तरह के अगर हम टाउन सिटीज की बात करा करते हैं, म्यूनसिपालिटीज वगैरह वहां मेंटेन की जाती है, जिनके थ्रू हम काम किया करते हैं। अब पंचायत और म्यूनसिपालिटीज की अगर हम बात करते हैं, म्यूनसिपालिटीज जो है सभी तरह के टाउन्स में, सभी तरह की सिटीज में कंडक्ट हुआ करती है। पंचायत जो है सभी तरह के विलेजेस में की जाती है। जहाँ पे सरपंच की अगर बात की जाती है तो सरपंच के थ्रू जो है वर्क किया जाता है।
ये है कि वर्क या पॉलिसीज को अच्छे से डेवलप्ड करने के लिए, कंट्री को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल बेस पर डेवलप्ड करने के लिए हम थ्री टायर गवर्नमेंट का हमने जो है एक ऐड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि टू और मोर लेवल गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ हुआ ही करती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करा करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट में टू और मोर लेवल गवर्नमेंट पाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो टू लेवल गवर्नमेंट हुआ करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हम एक सब यूनिट को और डेवलप्ड कर देते हैं। उस सब यूनिट को इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें म्युनिसिपालिटीज पंचायत जो है जिनके एग्जाम्पल माने जाते हैं। दिस डिफरेंट टायर्स एंजॉय अ सेपरेट जुडिक्शन क्लियरली प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये डिफरेंट जो भी तीनों हमारे पास टायर्स हैं या थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हम जिसकी बात करा करते हैं, सेंट्रल है, स्टेट है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब बात की जाती है तो इन सबका अपना जो है ओन जुडिक्शन जो है हमें देखने को मिलता है, या इनका ओन जुडिक्शन हमें देखा जाता है या पाया जाता है। अब ये जो चीजें हैं कि सबका अपना ये जुडिक्शन हुआ करता है, लोकल लेवल पर हमारे यहाँ लोकल कोर्ट मेंशन है, स्टेट लेवल पर हमारे पास हाई कोर्ट की फैसिलिटीज है, और सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करा करते हैं सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास हमें फैसिलिटी देखने को मिलती है। ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो जब भी हम चाहते हैं कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है, फेडरल कंट्री होने के पीछे एक रीजन तो यही है कि हमारे यहाँ टू और मोर लेवल गवर्नमेंट हुआ करती है, और वर्क को बहुत अच्छा करने के लिए हमने जो भी चीजें मेंशन है कि टू लेवल गवर्नमेंट है, हमने थर्ड टायर को जब मेंटेन किया है तो वो चीज भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन की है या कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसे डिस्क्राइब किया है। तो कोई भी ऐसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री की जब हम बात करते हैं जहां फेडरल सिस्टम अगर चल रहा है तो उसमें जितने भी तरह के मेन एम या उसके जो सारे की फीचर्स है, कि कल हमने जो सारे की फीचर्स की बात की जा करी थी कि टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती है, वो सारा हमारे यहाँ संविधान में मेंशन है। तो जब भी हम इंडिया में बात करा करते हैं तो इंडिया में जो है, इंडिया को जो हम फेडरल कंट्री तभी कह सकते हैं क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स में इसको काउंट किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बेस्ड माना जाता है। बेस्ड का मतलब है आधार, कि अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करा करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म केवल और केवल यूनियन जो है, भारतीय जो है केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो टिकी हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो भागों में डिवाइड है, सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लिया करते हैं, जो सभी तरह के टाउन्स में, सभी तरह के सिटीज में और सभी तरह के विलेजेस में कंडक्ट जिसको किया जाता है, जिसमें म्युनिसिपालिटीज और पंचायत की जब बात की जाती है वो इसके जो है एग्जाम्पल माने जाते हैं। दिस डिफरेंट टायर एंजॉय अ सेपरेट जुडिक्शन। और अगर हम इनकी बात करा करते हैं तो ये जो भी है कि तीनों तरह के जो हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसकी बात की जाती है, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के जो जुडिक्शन जो है हमें उनके जुडिक्शन जो है देखने को मिला करते हैं, और उसी जुडिक्शन के बेस पे कि जो जुडिक्शन है सबका ओन अपना जो है जुडिक्शन जो है हुआ करता है, और वो जुडिक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसीलिए हम क्या करा करते हैं, इंडिया को हम फेडरल कंट्री के नाम से जाना करते हैं, या इंडिया को हम फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। जब भी हम इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट के नाम से काउंट किया करते हैं या फेडरल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है तो वहां हमें टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर बात की जाती है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, अब अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में जो है फेडरल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। तो जब भी हम बात करा करते हैं कि लेजिस्लेचर पावर की जब बात की जाती है, कि जब भी इंडिया में आप बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट के लिए, मैंने अभी आपको बताया कि थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, और सबके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वर्क को डिस्ट्रीब्यूट इसलिए किया जाता है कि स्टेट लेवल पर, यूनियन लेवल पर अलग वर्क डिवाइड होता है, स्टेट लेवल पर अलग वर्ग की बात की जाती है, लोकल वर्ग जो लेवल है वहां पे भी अलग तरह का हमें वर्ग देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करा करते हैं तो यूनियन और स्टेट पर जो है अगर बात की जाए तो लेजिस्लेटिव जिसे कहा जाता है, लेजिस्लेटिव होता है किसी भी तरह का कानून बनाना, कि जब भी हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात करा करते हैं तो वहां पे कई तरह के ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते हैं जिन पे कानून बनाए जाते हैं, जहां पे दोनों तरह की गवर्नमेंट जो है कानून बनाया करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाया करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाया करती है। इसीलिए हमारे संविधान में जो है सभी तरह के जो हमारे यहाँ नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं या लोकल इंपॉर्टेंस के जो हमारे पास सब्जेक्ट हुआ करते हैं उनको तीन लिस्ट में जो है डिवाइड किया गया है। वो तीन लिस्ट कौन सी हुआ करती है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की जब बात की जाती है
अब यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट किसे कहा जाता है, ऐसी लिस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं। स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लिस्ट से रिलेटेड सभी तरह के सब्जेक्ट पर लॉ या पॉलिसी जो है बनाई जाती है। कॉन्करेंट लिस्ट जो हुआ करती है, इस पे दोनों तरह के नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट भी हुआ करते हैं, लोकल इंपॉर्टेंस जो हुआ करते हैं वो सब्जेक्ट भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो जब भी हम अगर बात करते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है और वहां पे हम एक अच्छी लेजिस्लेटिव पावर्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उन पावर्स को डेवलप करने के लिए हमें वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। और तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हुआ करती है, सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करते हैं, स्टेट लेवल की अगर हम बात करा करते हैं, या लोकल सेल्फ लेवल की अगर हम बात करा करते हैं, तो वहां पे ये स्थितियां हुआ करती है कि तीनों में जो है अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड किए जाते हैं। और जहां जिस गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट या जो लिस्ट डिवाइड है, जैसे यूनियन लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, स्टेट लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, या कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात की जाती है, तो वहां अलग अलग सब्जेक्ट पर जो है वर्क कंटिन्यू जो है किया जाता है। और ये सारी जो अगर हम चीजों की बात करा करते हैं, ये सब हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात की जाती है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें हमारे यहाँ पे मेंशन है, हमें देखने को मिला करती है। अगर हम इन तीनों लिस्ट की बात करा करते हैं, तो ये जो तीनों लिस्ट हमारे यहाँ पर है, इन लिस्ट की जब भी बात की जा रही है, तो इन तीनों लिस्ट में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट डिवाइड किए हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर पावर में तीन तरह की लिस्ट हमारे यहाँ डेवलप्ड है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट कहा जाता है ऐसी सूचियां जो कि क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो सब्जेक्टों पे जब किसी तरह का कानून बनाया करते हैं, तो उसके लिए हमें यूनियन लिस्ट बनानी पड़ती है। और उस यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाने का जो हक है या लॉ बनाने का जो अथॉरिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट जिनको कहा जाता है, जो हमारे यहाँ हमारी कंट्री की राष्ट्रीय सुरक्षा को देखकर जिन सब्जेक्टों पर, जिन विषयों पर कानून बनाए जाते हैं, उन्हें हम यूनियन लिस्ट में काउंट किया करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट मेक्स द लॉ, कि जब हम यूनियन लिस्ट की बात करा करते हैं, तो जो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो हुआ करती है, जो केंद्र सरकार है, जो कि हमारे यहाँ न्यू दिल्ली से कंडक्ट हुआ करती है, उनके द्वारा इस पर लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, और उन कानूनों पे वर्क किया जाता है। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट शामिल होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले होते हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा और सिक्योरिटी को देख के बनाए जाते हैं। केवल और केवल केंद्र सरकार की जब बात की जाती है, तो केंद्र सरकार जो है वो इन विषयों पर जो है कानून वगैरह बनाए करती है। अब कौन कौन से ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट हैं जिन पे यूनियन लिस्ट में कानून बनाए जाते हैं, डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स की अगर बात की जाती है। डिफेंस जो है कि कई तरह की हमारे यहाँ राष्ट्र की सुरक्षा है, बैंकिंग प्रणाली की बात की जाती है, और फॉरेन अफेयर्स का सेंस है कि हमारे राष्ट्र के जो पड़ोसी या फॉरेन कंट्रीज जो हुआ करती है, उनके साथ किस तरह के संबंध है, तो उनके आधारों पर जो है सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। यूनियन लिस्ट में केवल सब्जेक्ट बनाने का राइट यूनियन गवर्नमेंट को हुआ करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हुआ करता है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें किसी तरह का लॉ नहीं बना सकती है। अब स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, स्टेट लिस्ट में जो है राज्यों की महत्व को देखते हुए, राज्यों की इंपॉर्टेंस को देखते हुए कुछ ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते हैं जो 28 स्टेट्स की इंपॉर्टेंस के लिए महत्वपूर्ण माने जाती हैं, जिन पे हमें सब्जेक्ट पे वर्क करना जरूरी हुआ करता है। अब अगर हम बात करा करते हैं कि इसमें ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट लेवल पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं और लोकल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लोकल लेवल पे इंपॉर्टेंट कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम पर्टिकुलर एक स्टेट की बात कर रहे हैं, सपोज मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ या पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, तो वो एंटायर जो है स्टेट तो हमारे साथ आता ही है, लेकिन उसमें लोकल इंपॉर्टेंस है कि उस स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ कई तरह के विलेज भी होंगे, टाउन्स भी होंगे, सिटीज भी होंगे। तो उन विलेज, टाउन्स और सिटीज के डेवलपमेंट के लिए भी जो है इन पर लॉ बनाया जाता है। तो स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जहाँ पे स्टेट लेवल और लोकल लेवल की इंपॉर्टेंस को देखते हुए उन विषयों पर कानून बनाया जाता है। इसमें केवल बात की जाती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो हुआ करती है, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सपोज जो राजस्थान में जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट के द्वारा इस पे कानून बनाए जाएंगे। जो हमारे यहाँ पंजाब में गवर्नमेंट चल रही है, उसके द्वारा इस पे जो है लॉ बनाए जाते हैं। लेकिन उसमें वर्क को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि एंटायर सिटी को देख के तो हम उसमें जो है कि
सिटी को लेकर भी हम उस पे लॉ बनाएंगे, टाउन्स में भी बनाएंगे, विलेजेस में बनाएंगे, लेकिन जो कंप्लीट स्टेट है स्टेट पे भी जो है कानून बनाया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करा करते हैं तो यहाँ 3 तरह के सब्जेक्ट जो है हम स्टेट लिस्ट में देखा करते हैं, जो हमारे यहाँ मेजर सब्जेक्ट माने जाते हैं। कि अगर हम पुलिस की बात करा करते हैं, ट्रेड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की अगर हम बात करा करते हैं वो इसमें देखी जाती है। जैसे हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करा करते हैं तो अभी एट प्रेजेंट भी हमारे यहाँ कई तरह की ऐसे फार्मर्स है जो जिनका इनकम रिसोर्सेस एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, और मोर देन हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर में इसको काउंट किया जाता है। तो कई तरह के ऐसे लोग हैं जिनका लिवलीहुड एग्रीकल्चर सेक्टर से देखा जाता है। तो कई तरह के ऐसे जो लोग हैं जिनका लिवलीहुड हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर अगर देख रहे हैं तो विलेजेस में मेजर प्रायोरिटी में अगर हम बात करा करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में इसी को काउंट किया जाता है। तो इस पे भी लॉ वगैरह जो है बनाए जाते हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो थर्ड हमारे यहाँ आया करती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे कहा जाता है। कॉन्करेंट लिस्ट कही जाती है समवर्ती सूची के ऐसे विषय जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी बनाए जाते हैं और लोकल इंपॉर्टेंस में भी जिसको काउंट किया जाता है, और जिसमें कानून दोनों तरह की सरकारें बना देती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उन सब्जेक्ट पर लॉ बनाया करती है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट, इस पे उन विषयों पर कानून बनाया जाता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगर हम बात करा करते हैं, दोनों तरह की लेवल की जो गवर्नमेंट हुआ करती है उन गवर्नमेंट के बेस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट माने जाते हैं। बोथ यूनियन एज वेल एज states make the law, but if any dispute arise, the decision of the union government of prevails। मैंने अभी बताया कि कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करा करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है लॉ बनाया करती है। लॉ बनाने की प्रायोरिटी या इन सब्जेक्ट पर किसी भी तरह का कानून बनाने की प्रायोरिटी दोनों तरह की जो हमारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों की किसी भी सब्जेक्ट पर जब हम कानून बना रहे हैं और किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, तो वहां पे अगर मेजर डिसीजन प्रायोरिटी की अगर बात की जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए दी जा रही है क्योंकि एंटायर कंट्री को जो है कंडक्ट या एंटायर कंट्री को चलाने का अगर वर्क की अगर हम बात करा करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहा करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ही नाम हुआ करता है। हम इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं और यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी हम इसे प्रोनाउंस करा करते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो हुआ करती है उसमें हम समवर्ती सूची कहा करते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों तरह की जो सरकारें होती है इस पे कानून बनाया करती है। इसमें अगर हम बात करते हैं मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन जो है ये इसके सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट पर जो कानून बनाए जाते हैं, तो जब भी हम फेडरल सिस्टम की बात करा करते हैं उस फेडरल सिस्टम में जो हमें लेजिस्लेचर पावर मिला करती है, मतलब कानून बनाने की जो शक्तियां जब दी जाती है किसी भी गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट अपने वर्क को 3 लिस्ट में डिवाइड करती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कानून बनाने का जो राइट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट पे वो लॉ बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे लोकल इंपॉर्टेंस और स्टेट जो राज्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और लोकल टाउन्स, विलेजेस और सिटीज की अगर हम बात करते हैं उन दृष्टि से जो भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उन पे कानून बनाया जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है लॉ बनाए जाते हैं। अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करा करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की जब बात की जाती है, दोनों ही तरह की गवर्नमेंट जो है वो इस पे कानून बनाया करती है। किसी भी तरह का डिस्प्यूट हुआ करता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे जब कानून बनाया जा रहा है तो अगर उस पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस पॉलिसी में हमें किसी तरह की इम्प्लीमेशन की जरूरत हो रही है, इम्प्लीमेशन का मतलब है सुधार की जरूरत हो रही है कि कोई लॉ अगर बना दिया गया है या किसी सब्जेक्ट पे, सपोज हमने एडॉप्शन पे किसी तरह का कानून बनाया है और उस कानून में हमें लग रहा है किसी तरह का सुधार होना चाहिए, इम्प्लीमेशन होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है उस पे डिसीजन ले सकती है। लेकिन मेजर डिसीजन जो है या मेजर प्रायोरिटी जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को दी जाएगी। मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन जो है इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब अगर हम बात करा करते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहा जाता है अवशेष के ऐसे सब्जेक्ट जिन्हें
संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उन सब्जेक्ट पर भी जो है कई बार जो है स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो है कानून बनाया करती है, वो भी नेशनल इंपॉर्टेंस को देखते हुए, कंट्री के डेवलपमेंट को देखते हुए। सब्जेक्ट दैट केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कि संविधान बनने के बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट में आते हैं, कि जिसे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उन सब्जेक्ट पर जो है वर्क किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की अगर बात की जा रही है, सॉफ्टवेयर की अगर बात की जा रही है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, इन्हें रेसिडुअरी सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, अवशेष सब्जेक्ट जिनको कहा जाता है, बचे हुए विषय जिनको कहा जाता है, कि इन्हें संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कंट्री की ग्रोथ के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन सब्जेक्टों पर जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है वर्क किया जाता है। अगर हम बात करा करते हैं कि इस पे कानून जो है कि वर्क जो है स्टेट गवर्नमेंट थ्रू किया जाएगा, लेकिन इन पे डिसीजन की अगर पावर की बात की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही दी जाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी तरह का कानून है, चाहे वो स्टेट इंपॉर्टेंट के लिए है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस के लिए, किसी भी तरह के सब्जेक्ट पे जब कानून बनाया जाता है तो उसमें मेजर डिसीजन जो है कि आप किसी तरह का सुधार करना चाह रहे हो तो डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, लेकिन मेजर डिसीजन मेकर या मेजर डिसीजन प्रायोरिटी केवल और केवल हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। सब्जेक्ट नॉट इंक्लूड इज अबाउट लिस्ट, जो ऊपर हमें ये जो टेबल दे रखी है बच्चों, इसमें जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं वो हमारे यहाँ रेसिडरी सब्जेक्ट में इनको जो है काउंट नहीं किया जाता है। तो जब भी हम लेजिस्लेटिव पावर्स को जो है देखा करते हैं तो तीन तरह की लिस्टें हमें यहाँ देखने को मिलती है, और तीनों लिस्ट की जब भी हम बात किया करते हैं तो इन तीनों लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे कानून बनाया जाता है। रेसिडरी सब्जेक्ट जो है ऐसे विषयों को कहा जाता है कि ऐसे विषय जो कि क्या है संविधान, मतलब जब संविधान हमारे पास बनकर तैयार हो चुका था तो उसमें हमें ये जो है देखने को नहीं मिले थे, लेकिन इन सब्जेक्टों को कंट्रीज की इंपॉर्टेंस के लिए अगर बात की जाती है, कंट्रीज के इंपॉर्टेंट के बेस पर इन कंट्री जो है इन्हें कंटिन्यू जो है देखा जाता है या माना जाता है। इसमें अगर बात की जाती है तो वहां अगर हम देखते हैं तो इसमें ये ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि जब भी हम रेसिडरी सब्जेक्ट की बात करा करते हैं तो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इन सब्जेक्ट को देखा जाता है या इन सब्जेक्ट को काउंट किया जाता है। इन्हें संविधान में कभी भी जो है मेंशन नहीं किया जाता है। इनको जब भी हम संविधान में मेंशन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है, इन संविधान को या इन संविधान में पाए जाने वाले सब्जेक्ट को कि जब इन्हें संविधान में नहीं लिखा जाता, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जब इनको काउंट किया करते हैं तो हम इसे रेसिडरी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब व्हाट मेक्स अ इंडिया अ फेडरल कंट्री, मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि इंडिया की अगर बात की जाती है तो अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया को यूनियन ऑफ गवर्नमेंट जो है क्यों कहा जाता है। मैंने बताया था कि अगर इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात की जा रही है तो फेडरल गवर्नमेंट में जब भी हम बात कर रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट को जब भी हम देखा कर रहे हैं तो इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट में काउंट किया जाता है। अब हमारे यहाँ कई तरह की जो है यूनियन टेरिटरीज की बात की जाती है। अगर हम इंडिया में बात करा करते हैं तो हमारे यहाँ इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आप ध्यान देना बच्चों कि यहाँ यूनियन टेरिटरीज का जो नाम है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो यहाँ अगर हम इंडिया में यूनियन टेरिटरीज की बात करा करते हैं तो यहाँ यूनियन टेरिटरीज 7 यूनियन टेरिटरीज नहीं होकर 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे यहाँ इंडिया में पाई जाती है। यूनियन ऑफ स्टेट होने के कारण ही हम जो है इंडिया को फेडरल कंट्री में काउंट किया करते हैं। अब हमारे यहाँ कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज मानी जाती है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं जो कि हमारे यहाँ कैपिटल सिटी हमारी कंट्री की मानी जाती है, दादर और नागर हवेली हमारे यहाँ एक ही यूनियन टेरिटरीज में काउंट हुआ करती है, लक्षद्वीप जो एक हमारे यहाँ आइलैंड माना जाता है, और पुडुचेरी की अगर हम बात करते हैं ये भी हमारे यहाँ एक यूनियन टेरिटरीज में काउंट की जाती है। एक अगर हम बात करा करते हैं तो एक हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर की जब बात की जाती है, जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट एक हमारे पास रहा करती है अगर हम बात करते हैं लद्दाख की। ये हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरीज में इनको काउंट किया जाता है। पहली यूनियन टेरिटरीज हो गई अंडमान निकोबार, सेकंड हो गई चंडीगढ़, थर्ड हो गई है दिल्ली, फोर्थ जो है दादर और नागर हवेली जिसे कहा जाता है, फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप है, सिक्स्थ की अगर बात की जाती है पुडुचेरी है, सेवेंथ की अगर बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर, और एट्थ की अगर बात की जाती है तो वो है लद्दाख के। जब हम इंडिया को फेडरल कंट्री काउंट कर रहे हैं तो इंडिया में हमारे यहाँ 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब इंडिया जो है ये यूनियन टेरिटरीज किसे कहा जाता है,
हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो यूनियन टेरिटरीज हुआ करती है ये संघ शासित इनको कहा जाता है, केंद्र शासित ये प्रदेश हुआ करते हैं, तो इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनका ओन जुडिक्शन जो होता है इनको मेंशन किया गया है। इंडियन प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, कि ये जो है यहाँ पे ये हुआ करता है कि जो भी इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट कैन नॉट परचेज प्रॉपर्टी एंड लैंड, कि जो इन केंद्र शासित प्रदेशों में रह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कि परमानेंट रेसिडेंट जिनका इन एरिया में नहीं है वो यहाँ पर जो है किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, किसी भी तरह का लैंड एरिया नहीं दे सकता। ये इनका ओन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन्हें संविधान में कुछ स्पेशल पावर दी गई है। स्पेशल पावर ऐसे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा अगर बात की जाती है तो यहाँ जो है एक हमारे यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कैपिटल हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा बाकी जितने भी हिस्से हैं यहाँ पे हमें जो है पॉपुलेशन जो है वो माइनर में देखने को मिलेगी। और यहाँ अगर मेजर बात की जाती है तो मेजर में अगर बात की जा रही है दिल्ली हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जिसको कहा जाता है, तो ये इन सभी जो है यूनियन टेरिटरीज को कंडक्ट करती है। ऐसा कोई भी इंडियंस जिसका यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट नहीं है वो यहाँ पे किसी तरह का प्रॉपर्टी या लैंड एरिया जो है नहीं कर सकता। और सम स्टेट्स हैव एंजॉय अ लिटिल पावर, अब इसमें कई तरह की ऐसी यूनियन टेरिटरीज हुआ करती हैं जो कि क्या है टू स्मॉल हुआ करती है, कैन नॉट बी मर्ज विथ एनी अदर स्टेट, कि जो मैंने अभी बताया कि पॉपुलेशन अकॉर्डिंग माइनर हुआ करते हैं, तो कुछ ऐसे राज्य जो कि स्मॉल इसमें पाए जाते हैं तो उन्हें किसी दूसरे राज्य के साथ मर्ज नहीं किया जाता है। दिस स्टेट्स आर नोन एज अ यूनियन टेरिटरीज, और इसीलिए कि ये माइनर हुआ करते हैं इनकी संख्या कम मानी जाती है और इन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनका अपना ओन जो है इन्हें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। क्योंकि यहाँ अगर बात की जाती है तो ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड जो कास्टेज जो हुआ करती हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज की जब बात की जाती है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति में इन्हीं को हम जो है यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग ऑफ दिस स्टेट्स, और केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें कुछ स्पेशल पावर दी जाती है ताकि ये जो केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं जो कि कंटिन्यू वहां पे नहीं रहते हैं या परमानेंट जो है वहाँ उनका रेसिडेंट नहीं हुआ करता, उन्हें कुछ स्पेशल पावर से जो है इंडिया की अदर पॉपुलेशन के बराबर जो है इक्वल माना जाए, इक्वल देखा जाए। तो यूनियन ऑफ स्टेट होने के कारण हम इंडिया को जो है फेडरल कंट्रीज के नाम से इसे जो है काउंट किया जाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको जो है इंडिया को हम फेडरल कंट्रीज क्यों कहा करते हैं ये मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ स्टेट के बेस पर। और अगर हम लेजिस्लेचर पावर की बात करा करते हैं तो तीन तरह की हमें जो है लिस्टें हमें देखने को मिलती है। यूनियन लिस्ट की हम बात करते हैं, स्टेट लिस्ट की हम बात करते हैं या कॉन्करेंट लिस्ट की जब बात की जाती है। और तीनों ही लिस्ट में जो है अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड है। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट देखे जाते हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट है, और कॉन्करेंट में जो है लोकल और नेशनल दोनों तरह की सब्जेक्ट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जो यूनियन लिस्ट हुआ करती है उस पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाया करती है, स्टेट गवर्नमेंट पे केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाया करती है। कॉन्करेंट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हुआ करते हैं वहां स्टेट और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इस पे कानून बनाया करती है। किसी भी तरह का डिस्प्यूट होने पर या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यूबल माना जाता है। इसके साथ साथ कई तरह के ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए मोर देन इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं, जो कि सोशल इकोनॉमिकल बेस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे जाते हैं या माने जाते हैं, जिसे हम रेसिडरी सब्जेक्ट कहा करते हैं कि जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, कि जिन्हें संविधान में मेंशन नहीं किया गया है लेकिन फिर भी उन सब्जेक्ट पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वर्क किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को सब कोऑर्डिनेट करके उन सब्जेक्ट पर कानून बनाती है और उन पे वर्क कराती है। और किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स में मेजर डिसीजन मेकर की अगर बात की जा रही है या फाइनल डिसीजन मेकर की अगर बात की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। इसीलिए हम इंडिया को जो है फेडरल कंट्री में काउंट किया करते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करा करते हैं तो इंडिया में 28 स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हमें इंडिया में देखने को मिलती है। 8 यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करा करते हैं, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, जो कि हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के नाम से भी जिसे हम दिल्ली को काउंट करा करते हैं। दादर और नागर हवेली की हम बात करते हैं, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है। इन सब यूनियन टेरिटरीज का अपना ओन इनका कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिप्शन होता है। ये क्या है कि परमानेंट वहां के जो है सिटीजन नहीं माने जाते, तो ये वहां पे किसी भी
तरह का लैंड एरिया जो है परचेज नहीं कर सकते हैं, और स्मॉल इन साइज हुआ करते हैं इन द सेंस कि यहाँ पे माइनर पॉपुलेशन के जो है लोग रहा करते हैं, इसी कारण इनको जो है यूनियन टेरिटरीज के नाम से जाना जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हें स्पेशल पावर दी जाती है इस तरह के जो है केंद्र शासित प्रदेश या फेडरल कंट्रीज को चलाने वाली यूनियन टेरिटरीज के लिए। आई होप बच्चों आज का ये टॉपिक हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल मैं इसके आगे का टॉपिक आपको बताती हूँ। किसी भी तरह की कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप जरूर बताएं। हैव अ नाइस डे।